ओके। तो ठीक है। आज देखते हैं हम लोग यूआरएल रिडायरेक्शन, सीएसआरएफ, अनवांटेड अपलोड फाइल्स एंड मल्टी लॉगिंग। अब देखो, यूआरएल रिडायरेक्शन का तो कोई वल्नरेबल वेबसाइट अपने पास में है नहीं, लेकिन इसका पीयूसी भी नहीं है अपने पास में, लेकिन फिर भी मैं इसको अटैक करके दिखाता हूँ आपको, मतलब कैसे क्या परफॉर्म आप कर सकते हो, क्या क्या उसका पैरामीटर्स है। ठीक है। अब देखो, यूआरएल रिडायरेक्शन जिसे हमने होस्ट हेडर इंजेक्शन देखे थे, जहां पे होस्ट को चेंज करके हम लोग होस्ट को ही रिडायरेक्ट कर लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे यूआरएल रिडायरेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग होस्ट को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे मैंने आपको बताया था, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में मैनुअल क्रॉलिंग करनी पड़ती है। वो मैनुअल क्रॉलिंग में आपको जो है वो बफ सूट में सारे के सारे यूआरएल्स दिखते हैं। ठीक है। तो वहां पे आपको कुछ पैरामीटर जो है वो सर्च करने होते हैं, जैसे कि रिटर्न यूआरएल इज इक्वल टू यूआरएल इज इक्वल टू यूआरआई इज इक्वल टू, या रिटर्न यूआरआई इज इक्वल टू। ठीक है, ऐसे पैरामीटर जो है वो आपको वहां पे देखने पड़ते हैं, और ये पैरामीटर के आगे जो है वो आप अपना होस्ट लगा सकते हो। ठीक है। तो पहले एक वेबसाइट थी जो वल्नरेबल थी, बट अभी वो पैच हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बॉक्सूट ओपन कर लेते हैं। ओके, प्रॉक्सी पे जाएंगे। प्रॉक्सी पे जाने के बाद फायरफॉक्स। अब यहाँ पे एक वेबसाइट है विच इज नोकिया पोर्टल। तो पहले वल्नरेबल था, लेकिन अभी आई थिंक इन्होंने पैच कर दिया। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से पैरामीटर आपको मिलेंगे। तो नोकिया पोर्टल। ठीक है, ये वाला होगा पोर्टल डॉट नोकिया डॉट कॉम लॉगिन पेज। ठीक है। अब देखो, इसको क्या करूंगा मैं, सिंपल वही रिपीटर फॉक्सी ऑन ऑन करके रिफ्रेश करो, राइट क्लिक सेंड टू रिपीटर फिलहाल के लिए। रिपीटर पे करने के बाद इंटरसेप्ट ऑफ। ठीक है, आपका मेन रिक्वेस्ट है ये वाला, और ये उसका रिस्पॉन्स है। ठीक है। करना क्या है, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद स्कैन करो। स्कैन के अंदर क्रॉल एंड ऑडिट का ऑप्शन आता है। ठीक है, उसको ओके कर लो। ओके करने के बाद पुराने वाले इसमें ये सब नहीं आएगा, लाइट वेट, फास्ट, बैलेंस, डीप। ठीक है। तो मैं फास्ट कर ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं ओके कर रहा हूँ। ठीक है। ओके करने के बाद डैशबोर्ड पे जाऊंगा, तो डैशबोर्ड पे ये क्रॉलिंग होते रहेगा, और टारगेट पे जाऊंगा तो ये मेरा टारगेट है। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, ऐड टू स्कूप आप कर लेना जो भी आपको टेस्ट करना है। तो अपना जो है वो ये है, अपोर्टल डॉट नोकिया वाला। इसको ऐड टू स्कोप कर लेता हूँ। यस, और ये नीचे वाला भी एक है, इसको भी कर लेते हैं, देख लेते हैं। ऐड टू स्कोप फिल्टर में जा करके शो ओनली स्कोप करके अप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, सेम चीज इसमें भी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये यूआरएल को क्रॉल करना इसने चालू कर दिया है। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था आपको, क्या करना है, एक एक करके यूआरएल इसको सर्व करना है। इसमें दो चार यूआरएल पे सर्फिंग कर लेता हूँ, ताकि
उसके इनर पेजेस मुझे पता चले। ठीक है, साइन वाइन करके जो भी है, ये वाला भी है। ठीक है, यहाँ पे भी आप जैसे कुछ परफॉर्म कर लो या कुछ यूआरएल्स है तो आप वो देख लो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके मैंने ये कर लिया। अब बॉक्सूट पे जाओ वापस से। बॉक्सूट पे जाने के बाद या तो आप मैनुअली सर्च करो, या फिर यहाँ पे सर्च कंटेंट में भी आप यूज कर सकते हो। तो उससे अच्छा है कि आप जाओ डायरेक्ट डायरेक्ट बर्ब पे। बर्ब पे सर्च का ऑप्शन आता है। ठीक है, हमें पैरामीटर जो ढूंढना है वो ढूंढना है रिक्वेस्ट हेडर पे। ठीक है, रिस्पॉन्स हेडर पे नहीं। तो रिस्पॉन्स को अनचेक कर देना, वरना वो रिस्पॉन्स में भी दिखाएगा। अब यहाँ पे पैरामीटर सर्च कर लो, जैसे कि मैं यूआरएल इज इक्वल टू कर लेता हूँ, तो अगर वो रिटर्न यूआरएल भी होगा तो वो भी दिख जाएगा। ठीक है, और गो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को दो मिला, लेकिन ये आई थिंक डक डक गो का है। ठीक है। ठीक है, डक डक गो का है तो भी चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ एटलीस्ट आपको कैसे अटैक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये राइट क्लिक करके फिलहाल मैं रिपीटर पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, वापस से सर्च करके यहाँ पे यूआरआई करके डालता हूँ मैं एक बार। यूआरआई फिजिकल टू, क्या नहीं है, फिक्स कर दिया ठीक है पैरामीटर इन्होंने। रिटर्न, नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे भी देख लेता हूँ। फिजिकल टू, ठीक है। तो इसको पूरा होने देना, क्योंकि हो सकता है कि ये अभी भी क्रॉलिंग पे चल रहा हो। ठीक है, क्रॉलिंग पे चल रहा है। यहाँ पे देखो, ऑटोमेटिकली ये अभी भी ऑडिट कर ही रहा है इसको। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा ढूंढने में। ऐसा नहीं कि तुरंत आपको ढूंढ के दे देगा पैरामीटर। तो पैरामीटर उसके अंदर हो भी सकते या नहीं भी हो सकते, तो वो जो थोड़ा है वो समय लेगा पैरामीटर्स को ढूंढने के लिए। ठीक है, टारगेट पे जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे आप देखोगे तो ये पैरामीटर ढूंढने में समय लेगा, क्रॉलिंग ये करता रहेगा एक एक करके। ठीक है, उसके हिसाब से वो उसकी क्रॉलिंग जो है वो चलती रहेगी, और जैसे उसको मिला वो फाइंड करके देगा आपको। ठीक है, तो जैसे मैंने रिपीटर पे यहाँ पे डाला हुआ है यूआरएल इज इक्वल टू करके एक पैरामीटर है, ये रहा यूआरएल इज इक्वल टू, ये आई यूआरएल इज इक्वल टू है। ठीक है, अब इस पे होता क्या, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर के आगे, जैसे कि ये आई यूआरएल है, लेकिन आपको यूआरएल, रिटर्न यूआरएल, यूआरआई या फिर रिटर्न यूआरआई, ऐसे पैरामीटर्स देखने हैं। तो मैं यहाँ पे एक सैंपल के लिए ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अपना वेबसाइट डाल दो। ठीक है, सेंड करो, राइट क्लिक करो, शो रेस्पॉन्सिव ब्राउजर करना है, कॉपी, यहाँ पे जा करके पेस्ट कर दो और एंटर करो। अब देखो, अब जैसे आपने पेस्ट करके एंटर किया, तो या तो आपको कुछ सेकंड रुकना पड़ेगा जब तक कि वो रिडायरेक्ट नहीं होता है, या फिर आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं क्लिक करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो लिंक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये लोड हो चुका है, लेकिन ये नहीं कर रहा रिडायरेक्ट, क्योंकि वल्नरेबल नहीं है ये। ठीक है, होता तो ये cyberbugs.in पे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाता, या कभी कभी रिडायरेक्ट नहीं भी होता है। फॉर एग्जांपल नोकिया पोर्टल का लेते हैं, नोकिया पोर्टल है ये। ठीक है, ये नोकिया पोर्टल है, तो आपने अटैक करके रख दिया, तो ये अगर ये कुछ देर बाद रिडायरेक्ट नहीं हो रहा, तो उसके यूआरएल्स पे देखो, या देखो या नीचे में आपको बॉटम के अंदर यूआरएल दिखेंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वेब डॉट ऐसा लिख के आ रहा है, तो उसके जगह पे आपको अपना यूआरएल भी आ सकता है, जो आपने मैलिशियस यूआरएल डाला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अटैक को हम लोग कहते हैं यूआरएल रिडायरेक्शन। अगर आप कहाँ जहाँ पे भी आप यूआरएल डाल रहे हो, वो यूआरएल अगर रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वल्नरेबल है। अब इसके अंदर पैरामीटर्स वाले नहीं है। ठीक है, आई थिंक फिक्स कर दिए है, या फिर इसको थोड़ा सा मे बी टाइम
लगेगा फाइंड करने में। ठीक है, सब डक डक गो वाले ही है। ओके, तो इस प्रकार से इसका एक सिंपल अटैक है। अगर रिडायरेक्ट होता है तो वल्नरेबल है, नहीं होता है तो नहीं। देन नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी जो आती है वो आपकी CSRF आती है। अब CSRF के थ्रू आप एक्सेस भी फाइंड कर सकती हो, ये मैं आगे दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं CSRF ही दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखो, CSRF का मतलब होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, अपना फ्रॉगरी, ठीक है, या फॉर्जरी बोलते हैं। तो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। अब इसको या तो क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी बोलेंगे और क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी बोलेंगे, दोनों सेम ही है। ओके। अब CSRF में क्या होता है, CSRF में कोई भी प्रकार का फॉर्म को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी प्रकार का फॉर्म जो होता है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ वेबसाइट। ठीक है, साइन अप साइन इन जो करना है आप कर लो। क्रिएट अकाउंट कर रहा हूँ, अकाउंट क्रिएट हो गया, साइन इन कर रहा हूँ। लॉग इन। अब देखो, लॉग इन करने के बाद ये आपका प्रोफाइल होता है। ठीक है, तो ये प्रकार से मैन इन द मिडल अटैक की तरह भी काम करता है। अब सबसे पहले ये देखो कि ये फॉर्म की रिक्वेस्ट आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। जैसे कि अब मैं सब सेव कर ले रहा हूँ डेमो के नाम से। मैंने सेव कर लिया मेरा अकाउंट और मेरा प्रोफाइल मैंने बना लिया। ठीक है, इसको अपडेट करके सेव कर लिया। वापस से प्रोफाइल में क्या, कोई भी एक कैरेक्टर चेंज कर लो, डेमो 1 करता हूँ, इंटरसेप्ट ऑन, और अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद राइट क्लिक करो। ठीक है, एंगेजमेंट टूल्स, जनरेट CSRF POC। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारा पैरामीटर्स अवेलेबल है। ठीक है, अब करना क्या है, या तो आप यहाँ से भी टेस्ट इन ब्राउजर कर सकते हो या तो आप कॉपी HTML भी बना सकते हो। तो मैं डायरेक्ट टेस्ट इन ब्राउजर ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप चेंज कर सकते हो, या फिर एक काम करते, इसको यहाँ टेस्ट नहीं करने से अच्छा कॉपी विथ HTML ही करते। सो क्लोज कर दे रहा हूँ, मैं कॉपी HTML कर लिया, इंटरसेप्ट टॉप। अब देखो, सबसे पहला अटैक कैसे करूंगा मैं। यहाँ पे जो है वो आपका डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब सपोज दूसरा टैब ओपन है, या फिर अगर सपोज एक ही PC में जो है वो जो है वो क्या बोलते हैं, आगे वाले का सेशन ओपन है, उसने उसने साइन आउट नहीं किया हुआ है। ठीक है, और उसने सिर्फ और सिर्फ ये टैब को क्लोज कर दिया गया है, लेकिन नेटवर्क मॉनिटरिंग से अटैकर के पास आपके CSRF का जो फॉर्म होता है वो नेटवर्क में भी आपका होता है, जो वायरशार्क आपने देखे थे ना, वो भी कैप्चर कर देता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब CSRF का काफी काफी अलग अलग फंडा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं CSRF से। बाद में हम लोग एक्सेस भी देखेंगे वाया CSRF। कुछ कुछ लोग अकाउंट टेक ओवर भी करते हैं। अकाउंट टेक ओवर कब होता है, अगर सपोज आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हो रहा है ना, तो अकाउंट टेक ओवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर सपोज ईमेल एड्रेस आपका यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपने ईमेल एड्रेस आगे वाले का चेंज कर दिया वाया CSRF, अगर वहाँ पे वैल्यू दी हो रही है, तो अटैकर जो है वो अपने ईमेल एड्रेस डाल करके फॉरगॉट पासवर्ड करके अकाउंट टेक ओवर कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैं हैकर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, हैकर डालने के बाद इसको सेव कर लो .html से।
सेव कर लिया। सेव करने के बाद राइट क्लिक, ओपन विथ फायरफॉक्स ही करना है आपको। ठीक है, हो गया ओपन विथ फायरफॉक्स। यहाँ पे आ गया सबमिट बटन, सबमिट रिक्वेस्ट का। जैसे आप सबमिट रिक्वेस्ट करते हो, वैसे देखो ये वाला पेज खुल गया और यहाँ पे लिख के आ गया आपका हैकर। प्रोफाइल पे जाता हूँ मैं, ये देखो प्रोफाइल है, यूजर नेम हैकर हो गया। ठीक है, यूजर आईडी हो गई, और अपनी यहाँ पे भी देखो हैकर आ गया। ठीक है, तो आप जो भी चेंज कर रहे हो वो यहाँ पे चेंज आपका हो रहा। अब एक और चीज कर सकते हो, जैसे सपोज आप लॉग आउट हो, जैसे मैंने लॉग आउट कर दिया। ठीक है, उस पे भी चेक करके देखो कि लॉग आउट के बाद भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा वो आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे हैकर 1, हैकर 1, हैकर 1 डाल के इसको सेव कर ले रहा हूँ। सेव करने के बाद वापस से ओपन करो। ठीक है, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है, पर स्टिल साइन इन करके देख लो हैकर 1 आया है कि नहीं आया है। ठीक है, हैकर ही आया हुआ है। ओके, अब जैसे मैंने बोला था सीएसआरएफ की मदद से जो है वो आगे वाला बंदा अपना क्या कहते हैं ईमेल एड्रेस भी चेंज करके अकाउंट टेक ओवर कर सकता है। बहुत बार क्या होता है कि आप क्या करते हो, जैसे आपने कोई ई कॉमर्स से प्रोडक्ट मंगाया। ठीक है, प्रोडक्ट मंगाया आपने अपने एड्रेस पे, और अपने एड्रेस सेव करके रख लिया। अब अटैकर ने अगर उसका सीएसआरएफ का पीयूसी लेके रखा हुआ है, जैसे सपोज मैंने अपना दूसरा अकाउंट बना करके रखा, लेट से एक, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, अ, ये रहा मेरा सीएसआरएफ का के, अच्छा, ये रहा। ठीक है, ये मेरी सीएसआरएफ का यूआरएल्स वगैरह सारी चीजें हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा यूआरएल है। अब देखो हैकर 1 डेमो डेमो दिया हुआ है। अब क्या करूंगा, जैसे सपोज मैं कोई और अकाउंट से लॉग इन करता हूँ, लेट से दूसरा अकाउंट बना लेते, एडमिन 1 के नाम पे साइन इन करता हूँ, एडमिन 1 के नाम पे। ठीक है, प्रोफाइल देखो, प्रोफाइल पूरी खाली है, बराबर है। अब क्या करता हूँ, वही सीएसआरएफ मैं यहाँ पे यूज करके देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये देखो यूज कर लिया, हैकर 1 आ गया। इसका मतलब है कि मैं कोई भी डेटा को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे आगे वाले का लॉगिन चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उसकी उसके वेबसाइट पे पहले अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया एडमिन के नाम पे। ठीक है, मेरा अकाउंट लॉगिन लॉगिन करके मैंने क्या किया, सीएसआरएफ की पीयूसी बना दिया, पेलोड बना दिया। ठीक है, ये पेलोड की वैल्यूज चेंज कर दिया। अब जैसे ही आगे वाला बंदा अपना लॉगिन करेगा, ठीक है, वैसे मैं वो सीएसआरएफ की जो पीओसी है वो मैं रन कर दूंगा, या फिर आगे वाले को सेंड कर दूंगा कि भैया सबमिट पे क्लिक कर, तुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग। जैसे उसको क्लिक करेगा वैसे उसकी जो भी डेटा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सीएसआरएफ की क्लाइंट साइड में जो है वो कोई भी डेटा फिलअप कर सकता है। तो आपने अगर कोई अपने एड्रेस पे मंगाया है, तो मैं अपना सीएसआरएफ पेलोड चिपका करके अपने अकाउंट का आपके अकाउंट में उसको ये कर दूंगा, पेलोड से अटैक कर लूंगा, और आपने एक बार सबमिट पे क्लिक किया तो आपका जितना भी डेटा है वो मेरे डेटा से मैनिपुलेट हो जाएगा। ओके, तो इसका जो मिटिगेशन है वो एक ही मिटिगेशन है, विच इज एंटी सीएसआरएफ टोकन, या फिर सीएसआरएफ टोकन आपके इसमें होना चाहिए। ठीक है, अगर सीएसआरएफ टोकन आपके इसमें अवेलेबल है तो फिर सीएसआरएफ होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, अब इसका एक्सेस से लेना देना है वो मैं आगे बताऊंगा। ये भी आपका मीडियम टू हाई जाता है डिपेंडिंग ऑन क्रिटिकलिटी। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट है आपका अनवांटेड अपलोड फाइल्स। अब अनवांटेड अपलोड फाइल्स में आपको कुछ केसेस टेस्ट करने हैं। ठीक है, सबसे पहला केस है आपका अनवांटेड अपलोड फाइल में अनवांटेड एक्सटेंशंस।
जैसे कि कुछ पेलोड्स होते हैं, हमने पेलोड बनाना सीखे थे एमएसएफ कंसोल से, डॉट ई एक्स सी, डॉट एपीके। ठीक है, फिर सीटीएफ तो आपका नहीं हुआ, वो सिस्टम पेंटेस्ट में होता है। सीटीएफ पे भी अब अनवांटेड फाइल अपलोड करके मिस्टर रोबोट का सीटीएफ देखना, तो वहाँ पे ऐसे डॉट पीएचपी हो गया, डॉट जेएस हो गया, डॉट एस एच हो गया, या डॉट पाइथन हो गया, इसमें पेलोड्स बनते हैं, ताकि आगे वाले वेबसाइट पे अगर ये एक बार अपलोड हो जाए तो उनका रिवर्स शेल लेके वेबसाइट की एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, अनवांटेड एक्सटेंशन हो गया। सेकंड चीज है साइज, विच इज साइज वैलिडेशन। अब अगर सपोज आप 200 MB की साइज सेव कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो, अप टू 1 TB तक की फाइल अपलोड कर सकते हो, तो वल्नरेबल है। क्यों वल्नरेबल है? क्योंकि अगर सपोज आपका सर्वर आपने खरीद के रखा है 1 TB स्टोरेज के साथ में, और आपने क्या किया, एक ही फाइल 1 TB की डाल दिया उसके अंदर, तो आपका स्टोरेज फुल हो जाएगा, आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो वैलिडेशन हमेशा लगनी जरूरी है अनवांटेड अपलोड फाइल्स में। जैसे कि इसमें तो फिलहाल वो फिक्स्ड है या वल्नरेबल नहीं है बोल सकते, लेकिन मैं दिखाता हूँ कैसे आपको चेक करना होता है। तो सबसे पहले कोई भी अपलोड की ये ढूंढ लो, पैरामीटर ढूंढ लो। जैसे कि टेक्स्ट अपलोड हो गया, कभी कभी आपको पीडीएफ अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ आपको अपलोड करना पड़ता है। तो कोई एक अपलोड के पैरामीटर आप ढूंढो जहाँ पे आप अपलोड कर सको। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ब्राउज का ऑप्शन है। अब मेरे पास ऑलरेडी एक एसएच वाली फाइल है, यानी एक अनवांटेड एक्सटेंशन वाली है, लेट्स से पाइथन वाली फाइल है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करके अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है। इसका मतलब है कि अगर मैं ये पाइथन की फाइल रन करता हूँ मेरे इसमें, तो मेरा पेलोड सक्सेसफुली चल जाएगा या फिर पाइथन की फाइल डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने तो बता दिया अनरिकॉग्नाइज फाइल टाइप करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने फाइल अपलोडेड दिखाया है, लेकिन ये फाइल अपलोड हो चुकी है मेरी। ओके, और यहाँ पे ये मेरी फाइल की यूआरएल है। अब अगर ये फाइल अपलोड हो चुकी है और वो सक्सेसफुली आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो फाइल को, तो वो वल्नरेबल होता है। क्योंकि अगर सपोज मेरे इसमें फॉर एग्जांपल बैंकिंग साइट है या बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो मेरे बैंकिंग एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है कि मुझे वहां पे कोई पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके अपलोड करना है, या फिर कोई एक्सेल शीट करना है। ठीक है, तो वो अगर करना है तो स्पेसिफिकली वही वैलिडेशन लगनी चाहिए। अगर आप सपोज वो बोल रहे हैं कि डॉक या पीडीएफ करो, तो डॉक या पीडीएफ का ही एक्सटेंशन लगना चाहिए। ठीक है, अगर वो बोलेगा कि आपको जेपीजी या फिर पीएनजी करना है, तो जेपीजी और पीएनजी का ही एक्सटेंशन लगना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई और एक्सटेंशन वो अलाउ करता है, जैसे यहाँ पे इसने अलाउ किया डॉट पी वाई, तो ये हम लोग इससे कहते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी जो है वो अनवांटेड फाइल अपलोड की है, कि आगे वाला जो है वो पेलोड्स अपलोड कर सकता है। देन सेकेंड चीज होती है साइज की। ठीक है, जैसे कि ये ब्राउज करता हूँ मैं। अब मेरे पास कोई साइज तो नहीं है ज्यादा बड़ा, बट ये 5 MB का दिख रहा है, इसको अपलोड करता हूँ मैं। ठीक है, देखो ये भी अपलोड हो रहा है यहाँ पे, पेज अभी रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है, देखते हैं कि क्या इसका रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगेगा, जितनी बड़ी फाइल है उतनी अपलोड होने में टाइम लगता है। ठीक है, ये देखो इसने दिखा दिया कि कुड नॉट राइट द इब्जी होस्ट हेडर लॉगिन पेज डॉट पीएचपी अपलोड आर लिमिटेड टू 50K, यानी 50 KB। ठीक है, तो यहाँ पे इसने वैलिडेशन लगाया हुआ है, लेकिन अगर वैलिडेशन नहीं लगता है, ठीक है, आप सक्सेसफुली 200 MB 300 MB अप टू 1 GB 1 TB 1 GB तक का भी अगर डेटा अपलोड कर पा रहे हो, ड्राइव वगैरह में चलता है, क्योंकि वो ड्राइव की साइज लिमिट होती है 5 GB के आसपास में। ठीक है, तो उस हिसाब से है। लेकिन अगर आप किसी भी होस्टेड वेबसाइट पे अगर कोई चीज अपलोड करते हो जो ज्यादा है
जीबी की है, एमबी की है, अगर उसने 1 टीबी का साइज खरीद के रखा है तो ऐसे ही सर्वर फुल हो जाएगा और अटैकर आगे वाले की वेबसाइट क्रैश कर सकता है। तो हमेशा लिमिट लगानी जरूरी होती है। ठीक है। देन नेक्स्ट होता है आपका, हाँ, ये भी वल्नरेबिलिटी आपकी मीडियम टू हाई पे जाती है डिपेंडिंग ऑन क्रिटिकलिटी। नेक्स्ट है आपका मल्टी लॉगिन। ठीक है। मल्टी लॉगिन जो है ये ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का ही पार्ट है आपका। अब मल्टी लॉगिन क्या होता है? सिंपल, ये तो लो में ही जाएगा, नॉट मीडियम में जा सकता है, लो टू मीडियम लिख लेता हूँ मैं अगर बैंकिंग वेबसाइट है तो। ठीक है। इस पे एक सिंपल सा अटैक है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। जैसे कि सपोज ये एक अकाउंट है मेरा, दो ब्राउजर खोल लो। ठीक है, अलग अलग इसमें दो ब्राउजर खोल लेना है और वही लिंक कॉपी करके पेस्ट कर लो। अकाउंट जो है वो सेम बना लो, अलग अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पेस्ट किया। ठीक है, चालू हो गया। अब एक ही अकाउंट से दोनों इसमें साइन इन करो। अब देखो दोनों इसमें साइन इन हो गया। ये है आपका ब्राउजर वन यानी सिस्टम या पीसी वन बोल सकते हो, ये आपका ब्राउजर टू सिस्टम टू या पीसी टू। तो दोनों ब्राउजर में आप देख रहे हो कि साइमल्टेनियसली ये लॉगिन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें इशू क्या है? ठीक है, इशू समझते हैं। ओके। ठीक है, अब देखो, अब जैसे होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक पीसी है या एक ब्राउजर है, या आपका दूसरा ब्राउजर है या दूसरा पीसी है। ठीक है, आपने यहाँ पे भी अकाउंट ओपन करके रखा है, आपने यहाँ पे भी अकाउंट ओपन करके रखा है। आपके अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं? आपके अकाउंट में पड़े हैं ओनली 1 लाख। ठीक है, अब दोनों अकाउंट आपका सेम है, अकाउंट वन, अकाउंट वन आपने सेम लॉगिन करके रखा हुआ है। अब क्या होगा, आपको ये 2 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं, तो आप क्या करोगे, विड्रॉ पे क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल विड्रॉ पे आपने क्लिक किया, दोनों में विड्रॉ बटन है। ठीक है, अब क्या करोगे, दोनों में अगर विड्रॉ बटन है, दोनों में कभी कभी क्या होता है कि सेशन मैनेजमेंट प्रॉपर होता नहीं है। तो आपने क्या किया, दोनों पीसी में एक साथ विड्रॉ बटन हिट किया। आपने जैसे ही विड्रॉ बटन हिट किया, उसने आपके 2 लाख रुपए विड्रॉ किए रेदर देन 1 लाख रुपए। ठीक है, और आपका अकाउंट चले गया -1 लाख पे। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने 2 लाख रुपए विड्रॉ किए, आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। वैसा ही सेम होता है कसिनोज में। कसिनो में देखते कैसा होता है। ठीक है, कसिनो में भी सेशन मैनेजमेंट का इश्यू होता है। जैसे कि आपने कोई रोलेट वोलेट खेला होगा। ठीक है, तो रोलेट में कैसा नंबर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको इमेज। मैं गेमिंग सेक्टर में कसिनो में भी काम किया हुआ है टेस्टिंग में। ये देखो एक ऐसा होता है। ठीक है, जैसा आपको पता होगा, बहुत सारे मूवीज में देखा होगा। तो गेमिंग गेम में क्या होता है, सर रोलेट होते हैं, तो वो नंबर जो खुलता है वो आपका होता है। ठीक है, तब इन दोनों में एक सेशन कन्फ्लिक्ट हो रहा है। लगभग पकड़ लो 3 सेकंड का सेशन कन्फ्लिक्ट हो रहा है आपका।
ठीक है। आपने क्या किया, आपने दो मोबाइल में खोल के रखा हुआ है। एक मोबाइल में आपने देख लिया कि नंबर 5 आ गया, तो सेकंड मोबाइल में आपने तुरंत नंबर 5 को लगा करके बेट लगा लिया 100 रुपए की। ठीक है। तो क्या हो गया, आप 100 रुपए जीत गए। वापस से वापस से आपने दूसरे मोबाइल में देखा कि 10 नंबर जीत गया, यहाँ पे कंफ्लिक्ट अभी तक यहाँ पे रिजल्ट आने का है। आपने पट से 10 नंबर पे लगा दिया बेट। तो क्या हो गया, आप वापस से 100 रुपए जीत गए। तो आप पहले से ही जो है वो इस सेशन का फायदा उठा करके आपने क्या किया, आपने चेक किया कि कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है। तो वैसे ही सेम जो है वो मल्टी लॉगिन नहीं होना चाहिए। अगर सपोज ये पीसी पे लॉग इन है तो ये पीसी पे लॉग आउट हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर ये पीसी पे लॉग इन है तो ये वाले पीसी पे लॉग आउट हो जाना चाहिए। तो जब जब यूजर दूसरे पीसी पे लॉग इन करेगा, इसको लॉग आउट करेगा, फिर यहाँ पे अगर वापस से लॉग इन करेगा तो इसको लॉग आउट कर देगा। ठीक है। तो जहां जहां पे लॉग इन करेगा वहां वहां पे उसके पहले वाले सेशन से वो लॉग आउट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं मल्टी लॉग इन या फिर ब्रोकन ऑथेंटिकेशन इश्यूज। ठीक है। तो एक बार देख लो। ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। 10 के बाद कल ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन। इसमें कोई डाउट है आपको इतना?